Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are going to learn a new chapter of class 7 Hydrosphere from Geography. तो अब इसमें देखते हैं. The term hydrosphere means the domain of water on the earth. It comprises all water bodies such as ocean, sea, lake, river, ice cap, underground water, etc. The distribution of total water on the earth is follows as: ocean and sea 97.3%, groundwater 0.66%, atmosphere 0.02, ice cap 2.0%, river, lake, etc. 0.02%. The water in ocean and sea is saline, so it can't be used, despite in the fact that they contain a very large percentage of water. Another major part of water is in the form of ice caps, which is not frozen form. It is fresh water yet is not available to us for use. This leaves to us about 0.7% of water for use. This quantity is very small, as much as a cup out of a bucket full of water. So there is need to conserve water. अब हाइड्रोस्फीयर शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं. हाइड्रोस्फीयर शब्द का अर्थ है पृथ्वी पर जल का क्षेत्र. इसमें सभी जल निकाय लिए, यानी हम लोग सभी जल को अगर देखें तो इसमें हमें पता चलता है इसके अंतर्गत हमें महासागर, समुद्र, झील, नदियां, बर्फ की टोपियां जिसे हम आइस शीट भी कहते हैं, आइस कैप, भूमिगत जल जो जल हमारे भूमि के अंदर स्थित है, आदि शामिल हैं. पृथ्वी पर कुल जल का वितरण कुछ इस प्रकार है. महासागर और समुद्र 97.3%, अन्य में आपको 0.04% जो आपको देखने को मिल रहा है. इसी के तहत वायुमंडल और नदियों में हमें यह देखने को मिलते हैं. फिर है बर्फ की टोपियां, यानी जिसे आइस कैप हम लोग कहते हैं, वो है 2%. फिर भूमिगत जल 0.66%, वायुमंडल में 0.02%, नदियां, झीलें आदि 0.02%. फिर कहा जा रहा है महासागर और समुद्रों का पानी खारा होता है, इसलिए यह पीने या दैनिक उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है. भले ही यह पानी की एक बहुत बड़ी मात्रा में मौजूद है. इसके अलावा जल का एक बड़ा हिस्सा बर्फ की टोपियों के रूप में जमा है, जो ताजे पानी का स्रोत होते हुए भी हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वह इस अवस्था में अभी जमी हुई है. इस स्थिति में हमारे पास केवल लगभग 0.70% जल ही उपयोग के लिए उपयुक्त है. यह मात्रा बहुत ही कम है, जैसे एक बाल्टी में से 1 कप पानी के बराबर.
इसलिए हमें जल को संरक्षित करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। अब देखते हैं saline and fresh water. In the previous chapter, you have read about water cycle. The ocean and sea are the largest water body, so evaporation from them the largest. However, only fresh water is evaporated. So those all things which are dissolved in water remains back in water bodies. These things include salt, minerals and other impurities. Rivers carries impurities to the sea, which keep accumulating there. Thus the sea water becomes very saline. On an average, the sea water contains about 35 gram of sodium chloride, which is a common salt, magnesium, calcium, and potassium. Salinity is not uniform in different oceans. It is higher in the ocean where evaporation is greater. Thus, salinity in the Dead Sea is as much as 250 gram per liter, while it is only about 4 gram per liter in Baltic Seas. Salinity makes water dense. The greater the salinity, the denser is the water. तो पिछले अध्याय में हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा। महासागर और समुद्र सबसे बड़े जल के स्रोत हैं, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा जो जल है वो इवोपरेट होता है, इसलिए उनमें से सबसे अधिक वाष्पीकरण होता है। हालांकि केवल ताज़ा पानी वाष्पित होता है, मतलब इसमें हमें देखने को मिलते हैं कि सिर्फ फ्रेश वाटर जो होते हैं वही इवोपरेट होकर ऊपर जाते हैं। इसलिए पानी में घुली हुई सभी चीज़ें जैसे नमक, खनिज और अन्य अशुद्धियाँ पानी के अंदर ही रह जाती है। नदियाँ भी समुंदर में अशुद्धियाँ लाकर जमा करती है, मतलब नदियों के द्वारा भी हमें देखने को मिलता है कि मिनरल्स, सॉल्ट और कई अशुद्धियाँ यानी जो कचड़े होते हैं वो नदियों के द्वारा बहाकर समंदर में ले जाया जाता है, जिससे समंदर का पानी अत्यधिक खारा हो जाता है। औसतन समुद्री जल में लगभग 35 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जो जिसे कि साधारण नमक भी हम कहते हैं, वो मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम होता है। समुद्र जल में खारापन। विभिन्न महासागर में खारापन समान नहीं होता है। जिन महासागरों में वाष्पीकरण अधिक होता है वहाँ खारापन भी अधिक होता है। उदाहरण के लिए डेड सी, जिसे मृत सागर भी कहते हैं, इसके अंदर हमें 250 ग्राम प्रति लीटर खारापन देखने को मिलता है, सॉल्ट देखने को मिलता है। जबकि हम लोग बाल्टिक सागर में देखते हैं तो उसमें हमें 4 ग्राम प्रति लीटर खारापन देखने को मिलता है। खारापन पानी को घना बना देता है और डेंस बना देता है। जितना अधिक खारापन होता है पानी उतना ही सघन या कहें तो घना हो जाता है। फिर है मेजर वाटर बॉडीज। द ओशन आर
The largest water bodies, there are five oceans. They are Pacific, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. They all are interlinked with one another. The Pacific Ocean is the largest, while the Indian Ocean has been named after our country India. The Southern Ocean is no independent ocean. It is the southern part of the first three oceans, and it was designated as an independent ocean in the year 2000. अब कहा जा रहा है महासागर में हमें कई बड़ी वाटर बॉडीज देखने को मिलती है। 5 महासागर हैं जिनके नाम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर हैं। ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रशांत महासागर इनमें से सबसे बड़ा है, जबकि हिंद महासागर का नाम हमारे देश भारत के नाम पर रखा गया है। दक्षिणी महासागर कोई स्वतंत्र महासागर नहीं है। यह पहले 3 महासागरों का दक्षिणी भाग है। पहले 3 महासागर अर्थात प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर का यह दक्षिणी भाग है। इसे वर्ष 2000 ईस्वी में एक स्वतंत्र महासागर के रूप में मान्यता दी गई थी। अब देखते हैं और उनके एरियाज को। तो ओशन में पैसिफिक ओशन है, जिसकी एरिया की बात करें, अनुमानित जो क्षेत्रफल है अप्रोक्स है, ये सर्टेन नहीं है एक, तो पैसिफिक ओशन 16.82 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। इम्पोर्टेंट सी इसमें हमें देखने को मिलते हैं बेरिंग सी, सी ऑफ जापान, चाइना सी एक्सेट्रा। एवरेज इनकी डेप्थ है 3970 मीटर। द डीपेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ इज मरियाना ट्रेंच विथ 11,776 मीटर डीप इन द पैसिफिक ओशन। फिर है सेकेंड अटलांटिक ओशन, जिसकी एरिया की बात करें तो 8.51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अंदर हमें सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, कैरिबियन सी, मेडिटेरियन सी, बाल्टिक सी देखने को मिलते हैं। एवरेज डेप्थ 3646 मीटर। तीसरे नंबर पर इंडियन ओशन, जिसकी अप्रोक्स एरिया की बात करें तो 7.05 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट सी रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल। और एवरेज डेप्थ की बात करें तो 3741 मीटर। फिर है सदर्न ओशियन 2.19 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सीज है इसमें वेडल सी एंड लाजरेव सी, 3270 मीटर इसकी डेप्थ है। आर्कटिक ओशियन की बात करें तो इसकी एरिया जो है वो है 1.55 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर। इंपॉर्टेंट सी इसमें है ईस्ट साइबेरियन सी और वाइट सी। इसकी एवरेज डेप्थ की बात करें
205 meter. In addition to the ocean, there are a number of sea, Bay of Gulf. They too have saline water. A sea is a part of an ocean, partly or fully enclosed by land, like Arabian Sea, Japan Sea, etc. A gulf is an inlet of seawater which reach deep into land, like Gulf of Mannar, Persian Gulf, etc. A bay is an inlet of seawater with an opening wider than a gulf, like Bay of Bengal and Hudson Bay, etc. The freshwater sources are river, lake, streams and groundwater. महासागर के अलावा कई समुंदर, खाड़ियाँ और उपसागर भी हमें देखने को मिलते हैं। सी अर्थात समुंदर, गल्फ अर्थात उपसागर, बे अर्थात खाड़ी। तो समुंदर को देखते हैं। समुंदर एक महासागर का वह भाग है जो आंशिक या पूरी तरह भूमि से घिरा होता है, जैसे अरब सागर, जापान सागर आदि। वहीं उपसागर एक समुद्री जल की खाड़ी होती है जो भूमि के अंदर गहराई तक जाती है, जैसे मन्नार की खाड़ी, पर्शियन खाड़ी आदि। फिर है इसके पश्चात खाड़ी यानी बे। खाड़ी समुद्री जल का एक प्रवेश द्वार होता है जिसकी चौड़ाई उपसागर से अधिक होती है, जैसे बंगाल की खाड़ी, हडसन की खाड़ी आदि। ताजे पानी के स्रोत नदियों, झीलें, धाराएं और भूमिगत जल होती है। अब देखते हैं ओशियन मूवमेंट। तो अब है लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अरेबियन सी above closely. What do you notice? Is the water calm? The sea is never at rest at any time of day or night. You will find waves rising, falling. The sea water is never static because of a number of factors. Wind and temperature are important factor in ocean movement. Varying degree of salinity also resulted in seawater movement. There are three types of important ocean movement: waves, tides and current. It will be interesting to know more about them. Waves. The land is uneven. Also, there are other obstructions like tree, hills and buildings. So the wind movement is obstructed. On the other hand, the ocean in an open area without any obstructions. The wind moves on the seawater without any hindrance. As the wind blows, it pushes water. It results in rising and falling of water. This movement is called wave. अब महासागरीय गतिविधियों को अगर हम देखें तो कहा जा रहा है अरब सागर की तस्वीर को अगर हम ध्यान से देखते हैं, अरब सागर की अगर हम तस्वीर को ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिलता है कि क्या यहाँ पर पानी जो है वो समुद्री जल है वो शांत है। तो ध्यान से देखने पर पता चल रहा कि नहीं, यह भी शांत नहीं है।
सागर कभी भी स्थिर नहीं रहता है। दिन हो या रात, आपको हमेशा लहरें उठती गिरती नजर आएंगी। समुंदर का पानी कभी स्थिर नहीं होता है। इसके पीछे कई कारण होते हैं। हवा और तापमान महासागरीय गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खारेपन की विभिन्न मात्रा भी समुद्र के पानी की गतिविधियों का कारण बनती है। महासागर की महासागर की तीन गतिविधियां होती है, लहरें, ज्वार और धाराएं, जिसे हम लहरों को वेव कहते हैं, ज्वार को टाइड एंड और धाराएं को करंट। इनके बारे में जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। जैसे सबसे पहले हम वेव्स को देखते हैं, लहरें को। धरती की सतह असमतल होती है और पेड़, पहाड़ तथा इमारत जैसी बाधाएं भी होती है, जिससे हवा की गति बाधित होती है। लेकिन महासागर एक खुला क्षेत्र होता है जहां कोई बाधा नहीं होती। हवा समुंदर के पानी पर बिना किसी रुकावट के चलती है। जैसे जैसे हवा चलती है, वह पानी को ढकेलती है और जिससे पानी का उठना और गिरना होता है। इस गतिविधि को ही हम लोग वेव कहते हैं।